Now here comes with hepatic fibrosis, खरीभूत यकृत। मैंने लास्ट लेक्चर में एक आई थिंक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज में मैंने खरीभूत यकृत की एक संकल्पना रखी थी। जैसे प्राकृत अवस्था में हमारे शरीर में अस्थि की उत्पत्ति होती है। जैसे पृथ्वी अग्नि अनिलादीनां संघात उष्मणाकृत खरत्वं प्रकरोति यस्य जायते अस्ति उत्पत्तो नृणाम्। अस्थि में खरत्व उत्पन्न होने के लिए पृथ्वी अग्नि और वायु ये महाभूत कारण होते हैं। वैसे ही विकृत अवस्था में खरत्व प्राप्त होने के लिए ये तीन महाभूतों की आवश्यकता होती है। जैसे वायु महाभूत से रुक्षता एंड तेज महाभूत मतलब वायु महाभूत से रुक्षता और तेज महाभूत की उष्णता ये कारण होती है। मांस और मेद का अप्यांश कम होने लगता है। खरत्व, परुषत्व और दारुणत्व ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं। जैसे खरत्व ये +1 ये माना तो परुषत्व +2 एंड दारुणत्व +3 ये रेंज में जाता है। कालांतरात खरीभूता कृच्छ्रास्यात् कुंभकामला में जैसे मैंने फाइब्रोसिस का बोला वैसे ही इसमें कुंभकामला में यकृत में खरीभूत अवस्था प्राप्त होती है। कालांतर का मतलब है अवस्थांतर होता है और कुंभ का मधुकोश टीकाकार ने अर्थ लिया है अंत सुशिर साधर्म्यात् कोष्ठ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल लिवर है। ये सेकंड एंड थर्ड इमेज जो है वो डिसेल्यूलराइज्ड लिवर यानी उसमें सिरोसिस हो गया है, सौशीर्य प्राप्त हुआ है। वो दो सेल्स के बीच में सौशीर्य आपको दिख सकता है। यहाँ पे एक दूसरे से पहले इमेज में एक दूसरे से वो नीचे जुड़े हैं। खरीभूत का अर्थ है काल प्रकर्षात् खरीभूतो जरठतां गतो न सिद्ध्यति। काल स्पेसिफिक काल होने के बाद खरीभूतो जरठता मतलब उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहती है, इनइलास्टिक हो जाता है, स्टिफनेस आने लगता है, रिजिडिटी आने लगती है। जेजट ने अर्थ लिया है अचिरोत्पन्नो अपि शूनानां मध्ये यो वा पीतानि पश्यति। मतलब अचिरोत्पन्न है, मतलब उसको क्रॉनिसिटी नहीं आई है। अपिशूना नाम मध्य शोध प्राप्त है, उसको सब कुछ येलो पीला दिखने लगता है। मतलब वो उसका यकृत खरीभूत हुआ है। मतलब वो समय में आज तो सब इन्वेस्टिगेशन से सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो समय में ग्रंथकारों ने टीकाकारों ने कैसे अर्थ मतलब खरीभूत हुआ तो कैसे उसका अर्थ मतलब पेशेंट में देखा ये उन्होंने बताया है। और ये सिर्फ जो पेशेंट देखता है उसको ही ये समझ सकता है। शूनाना मध्य योवा पीतानी पश्यति मतलब 100 पेशेंट आ गए यकृत विकार के तो उसमें जिसको पीलापन दिख रहा है, सब कुछ पीला दिख रहा है, वो जैसे वो हिंदी मराठी में वो मुहावरा रहता है सब कुछ पीला दिखना, जिसको कामला होती है उसको, तो वैसा उसका वैसा अर्थ ना लेते तो जिसको किसको तो पीला दिखता है 100 में से 4 पेशेंट को दिख रहा है तो वो उसका मतलब वो उसका यकृत खरीभूत हुआ है, बाकी 96 लोगों को नहीं दिख रहा है तो वो खरीभूत अवस्था में हुआ है और उसका प्रोग्रेशन हो रहा है। चक्रपाणी ने अर्थ लिया है चिरोत्पन्न खरीभूत अत्यर्थ रुक्षित सर्व धातु न सिद्ध्यति। ये चिरोत्पन्न अवस्था है, खरीभूत हुआ है, धातु सभी धातु ये अत्यंत रुक्षित हुए है और न सिद्ध्यति वो असाध्यता के पास जाने वाला है। ये मैंने बताया है क्रॉनिक लिवर डिसीजेस के बारे में। उसमें बल उत्साह क्षय तंद्रा मंदाग्नित्व मृदु ज्वर, यह हलीमक का है।
उसमें जैसे स्त्रीशु अहर्षो हमने देखा टेस्टिकुलर एट्रोफी रहती है, कुछ गायनेकोमेस्टिया डेवलप होता है, वैसे ही इसमें डेवलप होता है। सिरोसिस जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, ये इसके लिए मैंने ये हलीम का भी लिया है कि ये लक्षण दिखने मिलते हैं। स्त्रीशु अहर्षो अंगमर्दश श्वास तृष्णा अरुचि और भ्रम उत्पन्न होते हैं। और आगे कुंभ कामला के जो कृष्ण पीत शक्रुन मूत्र वृषम शूनश्च मानव सरक्त अक्षि मुख छर्दी विण्मूत्रो यश्चताम्यति दाह अरुचि तृषा अनाह तंद्रा मुह समन्वितः। ये सॉरी, ये वही है फिर से। ओके। बहुपित्त कामला में पांडुरोगी तुयो अत्यंतम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम असुरुप मौसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते। अत्य पांडुरोग बहुपित्त कामला में पांडुरोग की जो अवस्था होती है उससे अत्यधिक पित्त व आहार विहार इनका सेवन किया गया तो पित्त और अश्रु, वो पित्त से अश्रु और मांस ये दग्ध होते हैं। इस जो यहाँ पे देखे उससे पाक होता है, व्रणोत्पत्ति होती है। एक बार कहाँ पे मतलब हमें त्वचा पे दग्धावस्था हुई, पाक हुआ, ये हम देख सकते हैं। वैसे ही रक्त और मांस में अत्यधिक पित्त की वजह से दग्धावस्था होती है, पाक होता है, वहां पे व्रण निर्माण होता है, हिपेटोसेल्युलर इंजरी होती है, इंफ्लेमेटरी चेंजेस डेवलप होते हैं। अयोग्य चिकित्सा की गई तो जैसे व्रण में खरत्व निर्माण होता है, वैसे ही वहां पे खरत्व निर्माण होता है यकृत में, और वहां पे हिपेटोसाइट्स में शोथ इंफ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, तो खरीभूत यकृत की अवस्था उत्पन्न होती है। आगे आता है मदात्यजन्य पाक, स्रोत पाको ज्वरो दाहो वीड़ भेद स्वेद पीतता छर्दी रक्त प्रकोपो वा पीतम पश्यति पैत्तिके। मतलब ये काश्यप संहिता में है। पैत्तिक मदात्य में स्रोतस का पाक होता है, जो ज्वर आगे ज्वर दाह वीड़ भेद स्वेद ये सब होता है, छर्दी होती है, रक्त प्रकोप होता है पैत्तिक मदात्य में, ये मदात्य जन्य है। देखिए तो पीतम वा पीतम पश्यति पैत्तिके, उसको यहाँ पे भी उसको सब कुछ पीला दिखने लगता है, मतलब पैत्तिक मदात्य में उसको पीला दिखने लगता है। अल्कोहलिक हिपेटाइटिस, अल्कोहलिक सिरोसिस में ऐसा होता है। स्रोतसों का पाक होता है। स्रोतस मतलब सिर्फ उसका एक यकृत, उसके एवरी हिपेटोसाइट, मैंने पहले लेक्चर में ही बोला था, एवरी हिपेटोसाइट इज इटसेल्फ स्रोतस। उदर पित्तजुदर में क्षिप्रपाकम च भवति, क्षिप्रपाक भवति शीघ्रपाका जलोदरताम याति, ऐसा चक्रपाणी ने अर्थ किया है। मतलब उसमें पाक शीघ्र गति से होता है और जलोदर के से की अवस्था उत्पन्न होती है, ये पित्तजुदर में। यहाँ पे फिर से लेने का अर्थ एक ही है कि आप यहाँ पे खरीभूत जो हुआ है, आप ग्रंथों में खरीभूत अवस्था ये 3 जगह देख सकते हैं। एक तो कुंभ कामला, दूसरा है जैसे मदत्तेजन्य मैंने बोला, और तीसरा है प्रतिश्याय में, वहां पे भी खरीभूत होता है, और पार्श्वशूल में होता है, जो काश्यप का रेफरेंस है उसमें देख सकते हैं। जो कार्डियक सिरोसिस से मिलती जुलती अवस्था है। ये कृष्ण पीत मूत्र है, कृष्ण पीत शक्रुत होता है, मतलब कभी टेरिस स्टूल होता है, कभी ब्लड इन द स्टूल, ऑकल्ट ब्लड प्रेजेंट होता है, रेड मरून कलर स्टूल होता है, ग्रीन स्टूल, ऐसे ये 3 अवस्था प्रामुख्य से होती है, और कृष्ण और पीत मूत्र रहता है। वृषम शूनश्च मानव, मतलब उसमें ये कुटिल उपस्थ रहता है, और एंकलिडिमा है यहाँ पे, मतलब असाइटिस भी रहता है, वो भी वृषम शून्य मानो इसमें ही आता है।
सरक्त अक्षी रहता है, सरक्त मुख रहता है, सरक्त छर्दी रहती है, सरक्त मूत्र रहता है और सरक्त पुरुष। सरक्त अक्षी, मुख, छर्दी, विण, मूत्र, ये पांचों अवस्था इसमें रहती है। यश ताम्यति, उसमें उसको अंधेरा दिखने लगता है। नष्टाग्नि संज्ञा रहती है। नष्टाग्नि का अर्थ दो तरीके से लिया जाता है। नष्टाग्नि मतलब एक तो जाठराग्नि की मंद होना या मृत्यु, ऐसे दो तरीके से लिया जाता है। माधव निदान करने छर्दी, अरोचक, उल्लास, ज्वर, क्लम, निपीड़ित, नश्यति श्वास का तो विड़भेदी कुंभकामली, ये उसके असाध्य लक्षण कहे हैं कुंभ कामला के। छर्दी, अरोचक, उल्लास, ज्वर, क्लम, श्वास कास और विड़भेद। अभी यहाँ पे देखिए, जब ये हमारे अवयव की एक संरचना है, सुश्रुत में कही गई है, कपशोणित मांसानाम सारा जिह्वा प्रजायते। दूसरा है गर्भस्य यकृत प्लीहानो शोणितजो। तीसरा है कफ शोणित फेन प्रभव फुफ्फुस। और चौथा है शोणित कीट प्रभव उंडुक। मतलब देखे, इसमें विशिष्ट दोष वैशिष्ट दिखता है, जिह्वा की उत्पत्ति होती है तब। यहाँ पे देखे, यकृत प्लीहा की उत्पत्ति होती है तब धातु सारता का एक उसमें दिखता है। मतलब उसमें भी एक वैशिष्ट्य है अवयव उत्पत्ति में भी। तीसरा है फुफ्फुस, ये एक धातु विशेषावस्था है। शोणित में फेन आता है, रक्त में फेन आता है। एक कल्पना कीजिए आप, कोई एक सोप की कल्पना कीजिए, उसमें एक फेन आ रहा है, सब शोणित है, और बाद में उसमें गन्ने के जूस में या उसमें एक हलवाई उसका फुफ्फुस बना रहा है, ऐसे कल्पना कीजिए, तो है वो धातु विशेषावस्था है। और चौथा है उंडुक, जो शोणित और किट्ट मतलब मल नहीं, तो किट्ट भाग है वो, जैसे लोह किट्ट, ये मंडूर को कहा जाता है, तो ये किट्ट है जो धातु किट्ट रहता है, ये धातु मन नहीं है। तो ये चार वैशिष्ट पूर्ण रचना है। तो आगे इसमें देखिए, मतलब यहाँ पे यकृत प्लीहा में उसमें अवयव में बिगाड़ हुआ, तो धातु मतलब उसमें धातु के सारता के ह्रास के लक्षण देखने मिलेंगे। या फुफ्फुस में हुआ, जैसे अभी ये देखो, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज रहेगा, या प्रेजेंट जो कोविड का है, वहां पे एक धातु विशेषावस्था है, उसमें एक फाइब्रोसिस होने लगेगा। पोस्ट कोविड अभी कुछ पेशेंट देखने मिल रहे जो लंग फाइब्रोसिस के हैं, या इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के, अभी मतलब जिनको पहले 1-2 महीने पहले कोविड होके गया, उनमें अभी ये फाइब्रोसिस होने लगा है। उनकी संरचना अभी वैकृत में बिगड़ रही है। और जो धातु किट्ट है वो उंडुक, शोणित और किट्ट से। तो यहाँ पे हर अवयव में अभी पाक हो रहा है, जिह्वा हर अवयव में अभी पाक होने लगा, जैसे जिह्वा पाक है, यकृत पाक है, फुफ्फुस पाक है, और चौथा है उंडुक पाक। जिह्वा पाक कहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, तो सन्निपाती ज्वर, ये दारुण अवस्था होती है। यकृत पाक कुंभ कामला में यकृत का पाक हो रहा है। तीसरा है फुफ्फुस पाक, जैसे क्षतजकास रहेगा, या अभी प्रेजेंटली जो कोविड चल रहा है उसका आप देखिए, फाइब्रोसिस हो रहा है, बाद में और कौन सा सीओपीडी या कोई लंग रिलेटेड डिसीजेस आगे, जो मतलब न्यूमोनिया होगा या और कोई होगा, जो इरिवर्सिबल बहुत बार होता है, डेथ होते हैं, तो उसमें पाक हो रहा है, क्षतजकास हो सकता है। चौथा है उंडुक पाक, जो पित्तज प्राणी के बाद एक उंडुक में पाक होता है।
मतलब वो अल्सरेटिव कोलाइटिस रहेगा, क्रॉन्स डिसीज रहेगा, ऐसा कौन सा तो व्याधि रहेगा जिसके बाद उधर पाक हो रहा है, उधर मतलब उधर पच रहा है, अत्यधिक अग्नि व्रण निर्माण हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे वीर्य सामान्य कुछ पाक होने के लिए क्या क्या लगता है, तो उष्ण तीक्ष्ण लघु ये गुण लगते हैं, वीर्य लगता है। अम्ल कटु ये विपाक रहेगा तो पाक होता है। अम्ल लवण कटु रस रहते हैं। साक्षात पाक अगर कौन सा रहता है तो तीक्ष्ण, अग्नेय तो रहता है, उष्ण रहता ही है। वायु मतलब लघु रुख रुक्ष खर सूक्ष्म उसको सहायभूत होते हैं। इतर कार्मुक गुण जैसे विदाही अभिसंधि लेखन ये पाक करने में सहायभूत होते हैं। विषद्रव्य रहेंगे मदकारी, कुछ काल सामान्य जैसे शरद ऋतु में, मतलब सपोज मुख पाक रहेगा, या और कौन सा जीवा पाक रहेगा, तो शरद ऋतु ग्रीष्म ऋतु में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। मध्याह्न मध्य रात्र, मात्रा सामान्य लघु अल्पाहार, मात्रा विरुद्ध आहार, अजीर्णाशन, और देश सामान्य पित्त स्थान में जो अवयव है उधर बलवान पाक होता है, जो उसकी साध्य सत्य मतलब कृच्छ्र सत्य या असाध्य रहता है। पित्त मतलब यकृत ये पित्त स्थान में अवयव है तो उधर होने वाला पाक, उंडुक ये पित्त स्थान में अवयव है तो उधर होने वाला पाक, नाभि ये पित्त स्थान में अवयव है उधर होने वाला पाक, फिर वो वितरती रहेगा या और कौन सी अवस्था रहेगी तो वो शीघ्र होता है, बलवान होता है। इसके उल्टा देखें, वीर्यवैश्य शीत मधुर विपाक, अम्ल लवण कटु रस से शीत मृदु स्निग्ध पिच्छिलादि, जीवनीय स्नेहोपक बृहणीय। हेमंत ऋतु में शीतकाल में होने वाला, रात्रि में प्रारंभ होने वाला। यहाँ पे देखे धातु पाक मतलब मात्रा में किस में अवलंब रहता है, तो धातु पाक बल संप्राप्ति सापेक्ष रहता है। धातु पाक जितने जल्दी हो जाएगा, मैंने तीसरे लेक्चर में दोष पाक और धातु पाक बताया था, तो धातु पाक होने लगा मतलब उसकी संप्राप्ति गंभीर होने लगी है, उस पे डिपेंड रहता है। और कफ स्थानक में अवयव रहेगा ये सुख साध्य, जैसे जिह्वा पाक हुआ मतलब मुख या मुख पाक हुआ, मुख या कफ स्थान का अवयव है तो उसमें होने वाला पाक ये सुख साध्य रहेगा, लेकिन यकृत में होने वाला पाक ये बलवान रहेगा, ये फर्क है। तो अत्ययिक अवस्था की जो विचार की जाती है, अत्यय मतलब उसका नाश होना, मतलब एक अभी यहाँ पे यकृत का विचार करेंगे तो यकृत का नाश हो रहा है, वो तात्कालिक रह सकता है, सत्वर रह सकता है या कालांतर रह सकता है। तात्कालिक का कैसे, विषजनित यकृत रोग मतलब ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी हो सकती है या टॉक्सिक लिवर इंजरी हो सकती है, ऐसे। तो सत्वर मदात्यजन्य यकृत रोग ये मतलब तात्काल ये एक्यूट स्टेज रहेगी, जैसे फिल्मेंट हिपैटिक फेलियर एक्यूट स्टेज रहती है। सत्वर मदात्यजन्य यकृत रोग थोड़ा सा कम, मतलब 6 महीना 1 साल उसका में उसका प्रोग्रेशन होगा। और कालांतर बहुपित्त कामला बहुत टाइम लेगा, जैसे मैंने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज में बोला था, बहुत टाइम ले सकता है, 3 साल 5 साल 10 साल कितना भी ले सकता है वो। ये बहुपित्त कामला ये उसमें अत्ययिक अवस्था, अत्यय मतलब उसमें नाश होना तो मतलब अवश्यंभावी है, लेकिन ये तीनों तरीके से हो सकता है, तात्कालिक हो सकता है, सत्वर हो सकता है या कालांतर हो सकता है। स्थान परत्वे होने वाला पाक भी रहता है। प्राणायतन मतलब दश प्राणायतन में रक्त होने वाला मतलब दश प्राणायतन में होने वाला पाक, पित्त स्थान में होने वाला पाक, और रक्त प्रदोष जो व्याधि में जो जो जिधर जिधर पाक है उधर होने वाला पाक, ये गंभीर अवस्था प्राप्त कर लेती है। ये जो जैसे शूनाक्ष कुटिलोपस्तम उपक्लेनम तनुत्वचम बल शोणित मांसाग्नि परीक्षीणम च वर्जयेत्, श्वेतु सर्व मर्मोत्तर श्वासो हिक्का अरुचि शत्रु मूर्छा छर्दी अतिसारो नियंती उदरनम। ये उदर का है, ये असाध्यता के पास जाने वाला ये लक्षण है सब।
जैसे ये शोथ है, श्वास पिपासा छर्दी दौर्बल्य ज्वर वच यस्य च अन्ये रुचि नास्ति श्वेतुम तब विवर्जयेत। ये सब अस्ताद्यता के द्योतक बताए। अभी खरीभूत यकृत चिकित्सा की जब विचार करते हैं तब स्नेहपान की पहला आता है, वो पंचगव्य घृत से रहेगा, महातिक्त घृत कल्याण घृत से रहेगा। जलपान जैसे मृद्विका अमल की सिद्ध जल रहेगा या मुस्ता सिद्ध जल रहेगा। यहाँ पे मृद्विका अमल की सिद्ध खरीभूत यकृत। क्षीरपान गुरुची सिद्ध क्षीर दे सकते हैं। तो घृतपान तो बात तो बराबर है, करना चाहिए, खरता प्राप्त हुई तो उसमें स्नेह देना चाहिए, लेकिन न तेषां स्नेहनम अन्नत विषछर्दयन्तो जठर आमगरार्दिता स्नेहपानात् प्रजायन्ते तेषां रोगा सुदारुणा। मतलब जहाँ पे स्नेह नहीं करना है बोला है, वहां पे स्नेहपानात् प्रजायन्ते तेषां रोग दारुण होता है। उधर मैंने लास्ट लेक्चर में एक बार बोला था कि उधर बिलियरी ट्रैक्ट में उधर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। मतलब आपको उसमें घृतपान चालू करना है तो उसमें यूरिन में बिलियरी पिगमेंट ये निगेटिव होने चाहिए, तभी आप घृतपान चालू कर सकते हैं। ये घृत, लेकिन घृत देना है। अभी घृत ये ऐसा रहता है कि सहस्त्र वीर्य विधि घृतम कर्म सहस्त्र कृत, उसको जैसे आप उसका संस्कार करते जाएंगे वैसे उसका मतलब उसको सिरोसिस या आपको उदर में घृत देना है तो कैसे देंगे? घृत आपको देना है तो दंती जैसा या दंती के साथ हम घृत देंगे, दंती सिद्ध घृत देंगे। मतलब दंती विरेचन भी करेगा और घृत भी उसका काम करेगा। महातिक्त घृत महापंचगव्य घृत ये है जो महातिक्त घृत रक्त पित्त प्रबलानी रक्तवाहिनी वातासु पांडुरोग कामला ज्वर इसमें है, ये कुष्ठ में आया है। लेकिन आगे देखो महाविकारान महातिक्त, मतलब जो व्याधि महागत कहे अष्टो महागत वात व्याधि अपस्मारी कुष्ठी शोपी तथा उदरी गुल्मी च मधुमेही च राजलक्ष्मी च योनर, ये जो 8 विकार है ये सब में ये महातिक्त घृत उपयुक्त रहता है। दूसरा है महापंचगव्य घृत जो पांडुरोगेशु कामला या हलीमक इसमें उपयुक्त होता है, ये भी अपस्मरण में ही आया है। मतलब ये कामला में ऐसे ये नहीं है, तो ये कुष्ठ में है, ये महापंचगव्य है, कल्याण को घृत ये उन्माद में आए हैं। आगे धातु नदीजम जतुशैलजम व कुंभा वये मूत्रयुतम पिबेत्वा, ये सुश्रुत ने बताया कुंभ कामला में क्या क्या प्रयोग करना है। तो स्वर्ण माक्षिक भस्म, शुद्ध शिलाजित और मंडूर भस्म का प्रयोग करना है। ये मैंने पहले बोला था, यहाँ पे सिरोसिस के लिए आज फिर से उसका रिवाइज कर रहा हूँ। ये कुछ स्वर्ण माक्षिक भस्म, मंडूर और शिलाजित, मंडूर भस्म शुद्ध शिलाजित का अभ्यास किया तो ये तुलनात्मक अभ्यास के बाद मतलब ये तीनों शीत विधि के है, तीनों कटु विपाक के है, दोषज्ञ तो कफपित्तज्ञ है, पित्तज्ञ है और शिलाजित कफज्ञ है। तो आगे देखें स्वर्ण माक्षिक भस्म कैसे है, तो पांडु श्वेत विषदोषाधिकान हरे, ये बस्ती वेदना में हर ये प्रामुख्य से है स्वर्ण माक्षिक भस्म। आप डायरेक्ट स्वर्ण माक्षिक देख सकते हैं तो देखे क्या उसका कल्प दे बस्ती वेदना में कौन सा कल्प है, देखो याद आ जाएगा। जीर्ण ज्वरम अपस्मारम मंदानलम अरोचकम अनिद्राम नाशयति आशु योगवाही परम मंडूर भस्म, मंडूर भस्म में देखे मंडूरम शिशिरम रुचम पांडुर श्वेतो शोषजित हलिमकम कामलम च प्लिहानम कुंभ कामलम। मुझे लास्ट लेक्चर में किसी ने तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मैंने कि लोह भस्म मतलब सॉरी फेरेटिन लेवल से फाइब्रोसिस होता है ऐसे मैंने कहा था, मतलब फेरेटिन से। तो मंडूर भस्म लोह भस्म कैसे देने का इसमें आप फलश्रुति देखें, मंडूर भस्म की है हलिमकम कामलम च प्लिहानम कुंभ कामलम। हम डायरेक्टली उसमें आयन नहीं देते हैं, हम उसको बहुत प्रोसेसिंग करते हैं, बहुत ये करते हैं तभी हम देते हैं। ये मंडूर आप 40-50 फुट वाला दे दो, अब उसमें रहे उतना उसमें
क्या कहेंगे उसमें, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसके एलोट्रोप्स फॉर्म होते हैं, अलग अलग रहते हैं। लोहा में ही मुंडन हो कांतल हो इसमें भी फर्क होता है। रसशास्त्री ब्यूटीफुल साइंस है, तो उसमें आप ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आप 10 फुट वाला 5 फुट वाला तुरंत ऐसा बना, या 1 फुट वाला अब्रक भी है होता है, तो वैसा देने को जाएंगे तो उससे दिखेगा ही। लेकिन आप अच्छे से उसको दे दो तो उस रसायन कर्म भी करेगा वो। शिलाजित है, सज्वर पांडुशोकशमनम मेघ अग्निमांद्यापहम मेघ छेद करम, ऐसा रहता है। सॉरी थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ। गुल्मप्लीहा विनाशनम जठर रुच्छूलग्नम आमापहम सर्वत्व गदनाशनम किम परम देहे च लोहे हितम। अभी स्वर्ण माक्षिक भस्म, मंडूल भस्म और शिलाजित, इनका कल्प कौन सा है? तीनों का, तीनों का कल्प आता है ताप्यादि लोह। बहुत ही उसमें उसके फलश्रुति में है विशेषत हंत्यपस्मारम कामलम गुदजानी च, लास्ट लाइन है उसका। आप ताप्यादि लोह का ड्रग डिजाइनिंग देखो कैसा है, आपको बहुत उसमें अलग अलग फैसेट्स दिखेंगे। यह है वैक्रांत भस्म। आयु प्रदश्च बलवर्ण करो अतिवृश्य प्रज्ञा प्रद सकल दोष गदापहारी दीप्ताग्नि कृत रहता है रसायनेशु सर्वेशु पूर्वगण्य प्रतापवान। यह सर्व रसायन में श्रेष्ठ रहता है, विषग्न रहता है। ये देह दार्ढ्यकरण करने वाला रहता है, आयु प्रद रहता है, बल वर्ण करने वाला रहता है, अतिवृश्य रहता है, सकल दोष गदापहारी ऐसा रहता है। पांडु उदर ज्वर श्वास कास क्षय प्रमेह इसमें प्रयुक्त होता है, ऐसा विक्रम। ये आने मतलब जीरा का अवेलेबल नहीं हुआ या कॉस्ट फैक्टर रहा, तो ये वैक्रांत भस्म का प्रयोग है। वैक्रांत भी थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन हीरक से कंपेरेटिवली लेस। ये अब्रक भस्म है। गौरी तेजो, ये परम अमृत रहता है। वात पित्त, यहाँ पे मैंने बोला था पहले फाइब्रोसिस या करीबुद यकृत क्यों हो रहा है, तो वात पित्त की वजह से। परम अमृत वात पित्त क्षयग्नम वृश्यम आयुष्यम अग्रयम, बल्य रहता है, स्निग्ध रहता है, दीपन रहता है, शीत वीर्य रहता है। ये जो है शतपुटी अब्रक है हमारा, उसमें ये भी वैक्रांत हमारा ही है। तो ये योग मैं बहुत बार सिरोसिस में यूज करता हूँ। वैक्रांत भस्म, अब्रक भस्म, अमल की चूर्ण गुरुची, ऐसा रसायनार्थ बहुत समय तक बाकी भी मेडिसिन रहते ही है। ये कुछ प्रयोग आप कर सकते हैं। जीवनीय गृहणीय विषग्न ज्वरग्न महाकषाय का प्रयोग उसमें प्रयुक्त होता है। सारीवादिगण, उत्पलादिगण, काकोल्यादिगण, न्यग्रोधादिगण, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वर्धमान पिप्पली रसायन का प्रयोग कर सकते हैं सिर्फ उसमें, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। पिप्पली यूजुअल ऐसा ये फॉर्म मैं फॉलो करता हूँ, 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मतलब फाइनल डोज। सपोज 15 डे के आपको ये करना है, वर्तमान 15 डे तक लेके जाना है, उसके बाद कम करना है। तो आप 15 डे में आपका सपोज पेशेंट का बॉडी वेट है 50 केजी, तो उसके 5 ग्राम मतलब 250 ग्राम का 15 डे को होना चाहिए, और उसके बाद कम करना है। एक ही उसमें वर्तमान पिप्पली में ध्यान रखना है, पोर्टल हाइपरटेंशन रहेगा तो ये यूज नहीं करना है, मतलब बहुत एडवर्स अफेक्ट होता है इसमें। अदरवाइज एक्सलेंट मेडिसिन। मर्म रक्षा किंतु एतानि विशेषतो अनिलात् रक्षाणि अनिलो हि पित्त कफ सबोर्दिरणे हेतु प्राणमूलम् च स बस्ति कर्म साध्यतम तस्मात् न बस्ति समम किंचित कर्म मर्म परिपालन। ये बस्ती के लिए है, तो मैंने पहले ये कहा था कि मर्म की रक्षा करनी चाहिए। यकृत ये प्राणायतन में आता है, मर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो उसके लिए जो प्रयोग बस्ती का अलग अवस्था में प्रयोग करना है, जो मैंने लास्ट लेक्चर बोला था। लेकिन यहाँ पे मर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो मर्म की रक्षा किससे करेंगे, तो सुवर्ण, वो विषगर हर रहता है, गृहण रहता है, वृक्ष अग्र रहता है, सर्व दोषामय है। देखो ये सुवर्ण की एक वैशिष्ट्य देखो, ये बल्य भी है, गुरु भी है, और लेखन भी करने वाला है।
ये लेखन भी करने वाला है, उधर स्क्रैपिंग करने का काम ये सुवर्ण करेगा। व्रण में भी है, जिधर हमने देखा था व्रण उत्पन्न हुआ है, तो व्रण को हील करने का काम ये सुवर्ण करेगा। क्षयाग्नि सदनम ओजो धातु विवर्धनम बलकरम पांडवामय ध्वंसनम। ओजो धातु विवर्धन करेगा, ओजो वर्धन करेगा, धातु विवर्धन करेगा, बलकर करेगा, सर्व विशाप है, गर गर हर है, ऐसा सुवर्ण है। हेम सर्व विषाणी अशु गराश्च विनियच्छति न सज्जते हेमपांगे विषम पद्मतले अपूर्व। तो सुवर्ण कल्पों में योगेंद्र रस का प्रयोग कर सकते हैं, सुवर्ण मालिनी वसंत सिद्ध मकर ध्वज का प्रयोग कर सकते हैं। सिद्ध मकर ध्वज है समस्त गद भंजन क्षय क्षय कर अग्निबलम पुंसा जरा व्याधि विनाशनम, ऐसा सिद्ध मकर ध्वज है। ताम्र भस्म, ये देखो मधुर पाक है इसका। ताम्र भस्म की एक वैशिष्ट्य है, वो रोहन का भी करने वाला होता है और लेखन भी करने वाला होता है, मतलब वो अपतर्पण भी करने वाला होता है ताम्र भस्म, और संतर्पण भी करने वाला। जैसा आप उसको उसका प्रोसेसिंग करेंगे उसके अनुसार उसकी रोगाग्नता होती है, तो उसका चेंज होता है। तो ताम्र भस्म भी लेखन करने वाला है। ऊर्ध्व अध परिशोधनम विषहर, ऐसा है। मधुर पाकर मतलब सुवर्ण भी लेखन करने वाला है, ताम्र भस्म भी लेखन करने वाला है। गुल्म प्लीहा यकृत क्षय अग्नि सदनम मेहम च मूलामय, दोनों मधुर पाक है, दोनों लेखन करने वाले ताम्र और सुवर्ण। ऊर्ध्व अध परिशोधन करने वाला है, दोनों विषहर है। यहाँ पे देखो एक डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट, मतलब ये मैं जैसा यूज करता हूँ वो बोलता हूँ। एक डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट हमें एक लगता है, और एक लगता है इम्यूनोमोड्यूलेटरी ड्रग लगता है। तो डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट कौन सा हो गया, तो मैं ताम्रगर्भ मतलब ताम्रगर्भ पोटली ये एक रखता हूँ, और इम्यूनोमोड्यूलेटरी में रहता है हेमगर्भ पोटली। दोनों का साथ में प्रयोग चलता है सिरोसिस पेशेंट में। बाकी कभी अवस्था अनुरूप प्रवाह रहता है, कभी मुक्ता रहता है, कभी और कौन से द्रव्य रहते हैं। ये आखिर मैं कभी मतलब ये ऐसा ही हर पेशेंट में होता है ऐसा नहीं है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है। मतलब हमने एक देखो कि हमने सब देखा, लेकिन पेशेंट कुछ अलग ही लेके आता है, तो नॉट नेसेसरी यही तभी यूज होगा। अभी पोर्टल हाइपरटेंशन रहेगा तो ताम्रगर्भ पोटली मतलब मैं प्रिफर नहीं करूंगा, तभी कुछ अलग द्रव्य यूज करूंगा, अलग उसका कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। फिर उधर प्रवाह रहेगा, प्रवाह गर्भ पोटली रहेगा या और कुछ रहेगा। तो लेकिन जब सिरोसिस, ये मेजर सिरोसिस बाद में उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन ये सब आता है, तो लेकिन हेमगर्भ पोटली वन ऑफ द एक्सलेंट मेडिसिन, एक मर्मरक्षक तो है ही, दूसरा फाइब्रोसिस को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, करता है, और तीसरा है कि उसके आगे प्रोग्रेशन ना हो इतना वो कर सकता है। सिर्फ उसका एक ही फैक्टर है, कॉस्ट फैक्टर, बाकी इट इज वन ऑफ द एक्सीलेंट एंड बेस्ट मेडिसिन। थैंक यू।